आज की कहानी है फिल्म द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की। तो कहानी के शुरुआत में हम पुलिस को एक क्राइम सीन पर देखते हैं, जहां पुलिस वाले कुछ डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बेसमेंट में एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे ज़मीन में दफन किया गया था। यहाँ अजीब बात यह थी कि पुलिस को यहाँ जितनी भी लाशें मिली, उन सब के जिस्म पर ज़ख्मों के बहुत ज़्यादा निशान थे, और वो सब लोग इसी घर में रहते थे। लेकिन इस लड़की के जिस्म पर ना तो कोई ज़ख्म का निशान था और ना ही ये इस घर में रहती थी। पुलिस वालों को इस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही इन्हें इस लड़की का नाम पता होता है। पुलिस वाले इस लड़की का नाम जेंडू रख देते हैं। इस लड़की के बारे में मज़ीद जानने के लिए पुलिस वाले इसे ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर हम एक लड़के ऑस्टिन और उसके फादर को देखते हैं, जो कि एक जली हुई बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। ये इनका फैमिली प्रोफेशन होता है, इसलिए उन्होंने अपने घर के बेसमेंट को ही एक ऑटोप्सी रूम बना लिया था। कुछ देर के बाद वहाँ ऑस्टिन की फ्रेंड उससे मिलने आती है। वो दोनों मूवी देखने के लिए जाने वाले होते हैं कि तभी ऑस्टिन की फ्रेंड एक डेड बॉडी को देखने की जिद करती है। ऑस्टिन के फादर कहते हैं कि तुम कोई भी एक डेड बॉडी चूज़ कर लो। ऑस्टिन की फ्रेंड जिस डेड बॉडी को चूज़ करती है, वो देखती है कि इसके पाँव में एक घंटी बंधी हुई है। ऑस्टिन की फ्रेंड उस बेल के बारे में पूछती है, तो ऑस्टिन के फादर उसे बताते हैं कि पहले ज़माने में लोगों को पता ही नहीं होता था कि आदमी मर गया है या कोमा में है, तो लोग उसके पैर में घंटी बांधते थे ताकि अगर वो ज़रा सा भी मूव करे तो उन्हें पता चल जाए। और ऑस्टिन के फादर अभी तक इस चीज़ को फॉलो करते हैं। फिर ऑस्टिन की फ्रेंड और ऑस्टिन मूवी देखने के लिए जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पुलिस जेन डो की बॉडी लेकर आ जाती है और कहती है कि हमें इस लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट कल सुबह तक हर हाल में चाहिए। ऑस्टिन अपनी फ्रेंड से कहता है कि हम अभी नहीं जा सकते, हम रात के किसी शो में चले जाएंगे, क्योंकि उसे उसके फादर की हेल्प करनी है। ऑस्टिन की फ्रेंड चली जाती है और वो दोनों बाप बेटा जेन डो की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। वो दोनों जेन डो की बॉडी का पोस्टमार्टम करते हुए देखते हैं कि उसके हाथों की कलाइयों और पाँव के टखनों की हड्डियाँ टूटी हुई थी और उसका एक टीथ भी निकला हुआ था। वो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वैसे उसकी बॉडी पर एक भी जख्म का निशान नहीं था। फिर मज़ीद जानने के लिए वो उसकी बॉडी को चीरते हैं और उसके इनर पार्ट्स को देखते हैं। वो देखते हैं कि उसके इनर पार्ट्स बिल्कुल गल चुके थे और उन पर कट्स लगे हुए थे, लेकिन बाहर से उसकी बॉडी एकदम फ्रेश लग रही थी और ऐसा लगता था कि जैसे उसकी डेथ कुछ देर पहले ही हुई हो। लेकिन ऑस्टिन के फादर उसकी आइज़ को देखते हैं तो वो बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी, यानी उसकी डेथ काफ़ी अरसा पहले हुई थी। वो मज़ीद चेक करते हैं तो ऑस्टिन के फादर को उसके पेट के अंदर से एक ऐसा प्लांट मिलता है जिससे किसी की भी बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है। अचानक ऑस्टिन के फादर को हॉल में किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी बिल्ली मरी होती है, जिसे देखकर वो बहुत सैड हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्ली उनकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। ऑस्टिन बार बार अपने फादर से कहता है कि हम इस बॉडी की ऑटोप्सी को रोक देते हैं और बाकी ऑटोप्सी सुबह कर लेंगे, लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते। वो उसकी बॉडी को मज़ीद चेक करते हैं तो उन्हें उसके पेट के अंदर से उसका वो दांत मिल जाता है जो गायब होता है। वो कपड़े में लिपटा होता है, जिसे देखकर दोनों बाप बेटा हैरान हो जाते हैं कि किसी का दांत एक कपड़े में लपेटकर उसे क्यों खिलाया गया है। फिर ऑस्टिन के फादर जेन डो की स्किन को काट कर अलग कर देते हैं। वो देखते हैं कि उसकी स्किन के अंदर कुछ अजीब किस्म का सिंबल बना होता है और कुछ लिखा होता है। वो बिल्कुल उसी तरह का सिंबल था जो उस कपड़े पर था जिसमें दांत लिपटा हुआ था। अचानक वहाँ सारी लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और अंधेरा छा जाता है। ऑस्टिन के फादर लाइट जलाकर देखते हैं तो वहाँ जेन डो की बॉडी के अलावा बाकी सारी डेड बॉडीज़ गायब होती हैं। फिर अचानक कोई ना नज़र आने वाली चीज़ ऑस्टिन के फादर पर अटैक करती है, जिससे ऑस्टिन के फादर ज़ख्मी हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की लिफ्ट काम नहीं कर रही और उनकी बेसमेंट का दूसरा दरवाज़ा भी जाम होता है और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता। बाहर बहुत ज़्यादा तूफान होता है। वो दोनों सोचते हैं कि यह सब कुछ उस डेड बॉडी की वजह से हो रहा है। वो ऑटोप्सी रूम में वापस आते हैं और जेन डो की बॉडी को आग लगा देते हैं, लेकिन वो आग उसकी डेड बॉडी से पूरे रूम में फैल जाती है।
ऑस्टिन फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाता है तो देखता है कि जेंडू बिल्कुल पहले जैसी होती है, वो बिल्कुल नहीं जलती। तभी उन्हें बाहर लिफ्ट के चलने की आवाज़ आती है। वो भागकर लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा अटक जाता है और तभी उन्हें उस बेल की आवाज़ सुनाई देती है जो वो डेड बॉडीज़ के पाँव में बांधते थे। ऑस्टिन के फादर उस बेल की आवाज़ को फॉलो करते हुए एक कुल्हाड़ी को अंधेरे में फेंकते हैं। बेल की आवाज़ बंद हो जाती है। ऑस्टिन लिफ्ट से बाहर आकर देखता है तो वो कुल्हाड़ी उसकी फ्रेंड को लगी होती है, जिससे उसकी स्पॉट पर ही डेथ हो जाती है। वो दरअसल ऑस्टिन को लेने के लिए आई थी, क्योंकि उसने कहा था कि हम नाइट शो के लिए जाएंगे मूवी देखने। ऑस्टिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। ऑस्टिन के फादर उसे संभालते हैं और फिर दोनों दोबारा ऑटोप्सी रूम में आते हैं ताकि वो जेन डू की बॉडी के बारे में मज़ीद जाने। ऑस्टिन के फादर उसके ब्रेन का चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि उसके ब्रेन के सेल्स अभी तक एक्टिव हैं। फिर वो उस कपड़े का मुआयना करते हैं जिससे जेन डू का टीथ मिला था। उस पर रोमन में कुछ लिखा हुआ था। ऑस्टिन के फादर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये 17th सेंचुरी की राइटिंग है। वो उसके बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस वक्त लड़कियों को विच होने के इल्ज़ाम में बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता था। हालांकि उनमें से कोई भी लड़की विच नहीं होती थी, बल्कि सब लड़कियां मासूम और बेगुनाह होती थी। यह देखकर इन्हें समझ में आता है कि जेन डू की बॉडी भी कोई रिसेंट टाइम की नहीं, बल्कि 17th सेंचुरी की है और उसके ब्रेन सेल्स अभी तक एक्टिव हैं, जिसकी वजह से अभी तक उसकी बॉडी फ्रेश है। वो समझ जाते हैं कि जेन डू उनसे बदला ले रही है और वो हमें भी उसी दर्द का एहसास करवाना चाहती है। वो समझ जाते हैं कि उन्होंने अभी जो चीर-फाड़ उसकी बॉडी के साथ की, जेन डू को उसका भी एहसास है। तभी ऑस्टिन के फादर जेन डू की बॉडी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपना बदला मुझसे ले सकती हो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी ऑस्टिन के फादर के हाथ की कलाइयों और पाँव के टखनों की हड्डियां टूटने लगती हैं और उनके इंटरनल पार्ट्स भी जलने लगते हैं, जैसे जेन डू के जले हुए थे। ऑस्टिन के फादर से ये पेन बर्दाश्त नहीं होता और वो ऑस्टिन से कहते हैं कि तुम मुझे मार दो। ऑस्टिन अपने फादर को इस हालत में नहीं देख सकता और उन्हें एक चाकू से स्टैब करके मार देता है। तभी हम देखते हैं कि जेन डू की बॉडी खुद बहुत ठीक हो रही होती है। ऑस्टिन वहाँ से भागकर बाहर जाने लगता है। वो दरवाजे की तरफ जाता है कि तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है। वो मुड़कर देखता है तो उसे उसके फादर की डेड बॉडी खड़ी नज़र आती है, जिसे वो देखकर डर जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अगले दिन पुलिस वहाँ जेन डू की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने आती है, लेकिन वहाँ सीन बिल्कुल उलट होता है। उन्हें वहाँ ऑस्टिन, उसके फादर और उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। जब वो जेन डू की डेड बॉडी को आकर देखते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होती है, जैसे अभी तक उसका पोस्टमार्टम शुरू ही ना हुआ हो। पुलिस वहाँ से जेन डू की बॉडी को एक एम्बुलेंस में डालती है ताकि उसे किसी और जगह ऑटोप्सी के लिए भेज सके। तभी हम जेन डू की उंगली को हिलते हुए देखते हैं और इसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।